सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमहूर में मैं हूँ सक्खर से शाहिद अली। आज एक अहम और मसले की जानिब निशानदही करेंगे। ये मसला है रेलवे सक्खर डिवीज़न का। सक्खर डिवीज़न रेलवे की हदूद पंजाब के शहर खानपुर से शुरू होकर टंडोआदम और बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी पे जाकर इख्तिताम पजीर होती हैं। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील ये डिवीज़न है और रेलवे का ये डिवीज़न खूनी डिवीज़न कहलाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने बड़े मुसाफिर ट्रेनों के हादसा हुए हैं वो सब इसी सक्खर डिवीज़न में हुए हैं, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर जाँ बहक, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं और रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। करोड़ों रुपए एक एक हादसे में नुकसान पहुंचा है। सूरत हाल है क्या, ये रेलवे ट्रैक जो है उसकी क्या सूरत हाल है, आज इस पर बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रोड़ी से सक्खर और सक्खर से बलूचिस्तान जाने वाले रेलवे ट्रैक पर। यहाँ रेलवे ट्रैक की सूरत हाल है क्या आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से दर्जनों ट्रेनें रोज़ाना सुबह शाम गुजर रही हैं, लेकिन इसकी सूरत हाल आप देखें, ये स्लीपर की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर कुछ इसी तरह की ख़राब सूरत हाल आपको हर जगह नज़र आएगी। टूटे हुए जो है वो स्लीपर आपको नज़र आएंगे, टूटे हुए स्लीपर, यानी कि यहाँ सक्खर में रेलवे स्लीपर फैक्ट्री भी है, उसके बावजूद यहाँ पर टूटे हुए स्लीपर आपको नज़र आएंगे। और दूसरा ये कि स्लीपर पर जो ये रेलवे ट्रैक है वो भी दुरुस्त अंदाज में जो है फिक्स नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम है वो किस तरह चल रहा है, किस तरह मुसाफिरों की ज़िंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा है। अब आप देख लीजिए, इस पर से रोज़ाना जो है वो सक्खर एक्सप्रेस समेत मुतादिद ट्रेनें और मालबरदार ट्रेनें गुजरती हैं। देखें, इसमें कहीं भी कोई कील नहीं लगी हुई है, कोई इसको ज्वाइंट करने के लिए कील नहीं लगी हुई है। और ज़्यादातर जो यहाँ पर स्लीपर आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ कि वो भी तकरीबन जो है वो मतलब ये है कि एक एक कीलें जो हैं उनमें लगी हुई हैं, जिसके बायस ये रेलवे ट्रैक जो है वो डेंजर हो जाता है और गाड़ियाँ जो हैं वो पटरी से उतर जाती हैं। और यहाँ पर सूरत हाल आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं आपको। अभी हम सिर्फ एक जगह पर मौजूद हैं और ये बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब को मिलाने वाला रेलवे ट्रैक है। आप देख लीजिए, यहाँ भी यही सूरत हाल है। ये प्लेट है, ये इसकी एक यहाँ पर कील मौजूद नहीं है, ये खाली सुराख हैं। इसी तरह जिस तरफ भी हम नज़र डालेंगे इस रेलवे ट्रैक पर, जहाँ जहाँ हम नज़र डालेंगे वहाँ सूरत हाल आपको ऐसी ही खौफनाक नज़र आएगी। ये वो मामला है जिसको आज बोल जमहूर यहाँ से आवाम के लिए उठाने जा रहा है। ये रेलवे ट्रैक की हालत ज़ार है क्या, उसी की वजह से हादसा हो रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही है और रेलवे ट्रैक की इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है। सबसे पहले कोशिश करेंगे, बात करेंगे DS रेलवे सक्खर डिवीज़न से, जो रेलवे में सबसे बड़ा ओहदा है इस डिवीज़न में, उनसे बात करेंगे कि रेलवे ट्रैक की क्या सूरत हाल है, जो स्टेशंस हैं उनमें सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। इसके लिए SP रेलवे से बात करेंगे और आम शहरियों से भी बात करेंगे जो रेलवे से सफ़र करते हैं और खौफ में मुब्तला नज़र आते हैं। तो आइए बोल जमहूर के इस प्लेटफार्म से आज इस अहम मसले की जानिब निशानदेही करते हैं, जिससे हज़ारों मुसाफिरों की रोज़ाना जान का मसला है और रोज़ाना जो ये हादसात होते हैं उसकी वजह बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको दिखाते हैं। आइए। सफ़र तो वैसे बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय करते हैं, हम जाते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन ये कि जब ये ट्रेनें इतना लेट पहुंचती हैं, टाइम होता है अगर 5 बजे का तो 2 घंटे 4 घंटे लेट हो जाती हैं, इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में इंतज़ामिया को कुछ करना चाहिए ताकि ट्रेनें टाइम पे पहुंच सकें और जो मुसाफिर हैं जो इतनी परेशानी का सामना करते हैं तो उनको परेशानी से बचा सकें। 6:30 बजे का टाइम था और 11 बजे ये पन्नो आकिल पहुँची है। अब ये देखो 12 बज रहे हैं यहाँ पर रोड़ी से। अब शाम रात को 9-10 बजे पहुँचेंगे जाके। ये कोई सहूलियत नहीं है ना, ये टाइम पे गाड़ी आ ही नहीं रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आवाम परेशान, रश तो देखो कितना है। ऐसे ही कराची से आते हुए यही हाल है, यहाँ से जा रहे हैं ये भी यही हाल है। ट्रेन का सफ़र जो है ना बहुत आरामदेह है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो ट्रैक है ना
कराची से लेके रोहड़ी तक वो मज़े के नहीं है, मतलब वो दिल जो है ना घबराता रहता है हमारा। हम रेलवे का सफ़र करते रहते हैं, बहावलपुर से हम आते हैं, कराची जाते हैं, लेकिन अब तो इसके रेलवे ट्रैक की वजह से इसके बहुत हादसा हो रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि जो इसके रेलवे ट्रैक हैं उनको बहाल किया जाए, उनको सही तरीके से उनको चलाया जाए, उनको सही किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए, क्योंकि आजकल ट्रेन के बहुत से हादसा हो रहे हैं। सर यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उसको सही किया जाए, क्योंकि पहले भी इसके हादसा ज़्यादा हुए हैं और यहाँ से ट्रेनें मुसाफिर हैं, हर कोई जाता है, और पहले भी जो हादसा हुए हैं उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि रेलवे ट्रैक को सही किया जाए, बहुत सी जानें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है रेलवे से कि यहाँ सक्कर डिवीज़न के जो कराची बेल्ट तक जा रही है उसको सही किया जाए। ये जो रेलवे के सिस्टम है ये सारा निज़ाम ख़राब है, हमने इतना पैसा भी लगाया है और ना इसमें पानी है, ना कुछ और है, ना सहूलतें हैं, और हर वक्त ट्रैक ख़राब रहता है। अभी हम सुबह 11 बजे, कल सुबह पेशावर से 11 बजे हम बैठे थे, अभी तक जो है ना, अभी तक 11 बज गए, अभी 12 है, तकरीबन 25 घंटे हमारे हो गए, अभी तक ये कराची नहीं पहुँचे। यार ये तो इधर मरीज़ है, इसमें इस लोगों को तकलीफ़ है, लोग कहते हैं कि हमें सहूलत मिले कि हम जल्दी पहुंच जाए, और इस तरह नहीं हो रहा है, तो हम किधर जाए? ना बस में सफ़र कर सकते, और हम इसी वजह से इधर सफ़र करते कि हुकूमत को थोड़ा फ़ायदा पहुंचे ना। सक्खर रेलवे डिवीज़न में खानपुर से टंडवादम और खानपुर से सिब्बी तक रेलवे ट्रैक की क्या सूरत हाल है, उस पर कितना काम हुआ है, क्या रेलवे ट्रैक अब जो है महफूज है, इस हवाले से बात करते हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट सक्खर रेलवे फरमान साहब से। 2022 के फ्लड्स के बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमारा ट्रैक काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था, उसकी वजह से पूरे सेक्शन के ऊपर जो है ना हमने इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन यानी बहुत कम स्पीड के साथ गाड़ियाँ बहाल की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने स्पीड ट्रैक को ठीक करना शुरू किया, और जो अपने रिसोर्सेज थे उसमें हमें जो मरकज़ी हुकूमत है उनसे हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी रिसोर्सेज के साथ आहिस्ता आहिस्ता मशीनें लगा के और उसमें चीज़ें वगैरह लगा के वो ट्रैक को आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर किया। मीनवाइल ट्रैक की खस्ता हालत को देखते हुए फिर मरकज़ी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 2 PSDP प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव कर दिए, जिसमें एक है टंडवादम से रोहड़ी तक, उसमें 69 किलोमीटर जो हमारा ट्रैक है जिसके अंदर लकड़ी के पुराने स्लीपर लगे हुए हैं वो रिप्लेस होने, और 10 किलोमीटर की कंप्लीट ट्रैक रिमूव होना है, यानी कि रिहेबिलिटेट होना है। उसमें से 14 किलोमीटर जो है वो हो गया है और मज़ीद पे काम चल रहा है। इसी तरह जो हमारा रोहड़ी से लेके खानपुर जो सेक्शन था उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक और मंसूबा था जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रूव किया। उसके अंदर भी हमने कोई 40,000 स्लीपर जो है वो जो टूटे हुए थे वो रिप्लेस कर दिए हैं, और उसमें भी 20 किलोमीटर ट्रैक ऐसा है जिसकी प्रोक्योरमेंट हो गई है। चीज़ें जो बाहर से आनी है वो जैसे ही आ जाएंगी तो ऑन ग्राउंड जो है जो पुराना ट्रैक है 20 किलोमीटर वो मुकम्मल तौर पे रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल हमारा अपना एक इंस्पेक्शन का रिजीम है जिसमें निचले लेवल से लेके ऑफिसर्स लेवल तक पे हेडक्वार्टर के लेवल तक ऑफिसर्स जो है वो आते हैं, इवन हम लोग भी जाते हैं। मैंने ख़ुद इंस्पेक्शंस की हैं, लोगों को टेकअप किया है, लोगों को ट्रांसफ़र किया है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है और हम कर रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लेकर इस वक्त भी हमारे यहाँ काफ़ी काम चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ फाटक होते हैं, अब उनकी फाटकों की हम ओवरहालिंग कर रहे हैं, उसके रोड सरफेसेस को ठीक कर रहे हैं, तो ये उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हो रहा है। इन 2 प्रोजेक्ट्स का जो मैंने जिक्र किया, इनसे पहले भी एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो टूटे हुए स्लीपर थे 1,41,000 वो चेंज हो गए, जो टूटे हुए स्लीपर थे वो सारे रिप्लेस हो गए हैं। उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो आपने निशानदेही की है कि जी फिटिंग शॉट और वो निकले हुए, वो अब काफ़ी हद तक वो मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो गया, उसमें जो कमी थी फिटिंग की वो पूरी हो गई। सक्खर डिवीज़न में रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी का भी बड़ा अहम मसला है। अहम मामला है ये सिक्योरिटी के हवाले से। जो स्कैनिंग मशीनें लगी हुई हैं जैसे रोहड़ी स्टेशन पर लगी है, ये मशीन ख़राब है, इसलिए SP रेलवे की जानिब से मैनुअल जो है वो मुसाफिरों के सामान की तलाशी कराई जा रही है। ये मशीन ताहाल सही नहीं हुई है। सिक्योरिटी के क्या मामला हैं, आइए बात करते हैं SP रेलवे राना अरसलान से। ये जो सक्खर डिवीज़न है ये बुनियादी तौर पे तकरीबन 1050 किलोमीटर जो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसमें ब्रांच लाइनें भी हैं और हमारी मेन लाइन जो है रेती से लेकर टंडवादम तक वो शामिल है। इसमें बुनियादी तौर पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो होती है स्टेशन पे,
और हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे SSPs हैं, हम उनसे कोलैबोरेशन के साथ उनकी नफरी भी हम इन केस ऑफ कोई भी हमारी मूवमेंट होती है, VIP से मुराद है कि रेवेंट स्पेशल है, सिक्स स्पेशल है या कोई अदर एक्टिविटी है, तो हम उनको इंश्योर करवाते हैं कि उनकी जो फोर्स है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी भी हमारे स्टेशंस पे और सराउंडिंग में मौजूद हो। तो चैलेंज तो है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको हमारे जो IG साहब हैं राव सरदार साहब, उनकी इस हवाले से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो जो रेलवे के मुसाफिर हैं उनके सफ़र को सेफ़ बनाना है। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह दिन रात जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी जो बुनियादी तौर पे कोशिश है, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डिवीज़न बहुत बड़ा है और मैन पावर भी कम है और रिसोर्सेज भी कम हैं, तो उसमें हमारे पास जो 2-3 ऑप्शंस होती हैं। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं स्टेशन में, वो हम प्रॉपरली उसको सिक्योरिटी लगा रहे हैं कि वहाँ से कोई बंदा एंटर ना हो। जहाँ पे बाउंड्री वाल है, अगर उसमें बाउंड्री वाल डैमेज है तो हम उसको रिपेयर करवा रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे हमने जो डिप्लॉयमेंट रूटीन में जो 5-6 बंदे होती थी, हमने उसको बढ़ा दिया है ताकि मैक्सिमम जो है आने वाले मुसाफिर हैं उनको हम चेक कर सकें। तीसरा ये है कि हमारे पास जो हमारे सेंसिटिव स्टेशंस हैं वहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि अगर CCTV कैमरास इंस्टॉल हैं और उनमें कोई डिफेक्ट है तो हम उसको एमरजेंसी बेसिस पे क्लियर करवाएं, और जहाँ पे इंस्टॉल नहीं है उसका हमने प्रपोज़ल भेजा हुआ है, वो विद इन 2-3 डेज़ हम उसको फाइनलाइज़ करेंगे। हमारे जो 3-4 अहम स्टेशन हैं उस पे हम इनिशियली कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी जो सर्विलेंस है वो ह्यूमन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे चली जाए, उसको हम इफ़ेक्टिवली ताकि मोनिटर करें। उसमें हमारे जो इश्यूज़ हैं नफरी के, वो हम मैनेज कर सकते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विलेंस को बेहतर करें तो ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे। महकमा रेलवे सक्खर डिवीज़न का ट्रैक जो है उसकी हालत दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह से तमाम मामलात ख़राब हो रहे हैं, यहाँ हादसात हो रहे हैं। जितनी ट्रेनें लेट हो रही हैं वो इस ख़राब ट्रैक की वजह से होती हैं, क्योंकि सक्खर डिवीज़न में जो ट्रेनें हैं वो सुस्त रफ्तारी से चलती हैं चूँकि ट्रैक ख़राब है। इसलिए ट्रैक के मेंटेनेंस की ज़रूरत है, सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, CCTV कैमरे और स्कैनिंग मशीन की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर हम ये तमाम काम करेंगे तो मुसाफिरों को खैर व आफियत उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा सकेंगे, वरना मुसाफिर ट्रेन में सफ़र करने से डरते रहेंगे और महकमा रेलवे का निज़ाम जो है वो इसी तरह ख़राब रहेगा। इसलिए महकमा रेलवे को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये था आज का बोल जमूर। आइए चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। मैं हूं जाहिद शाह शिराजी और मैं मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत पेशावर में, और ये खुसूसी एपिसोड है बोल जमूर के लिए। नाज़रीन, पेशावर जो सूबाई दारुल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा का फूलों का शहर समझा जाता है, और इसके मशहूर होने की एक और बड़ी वजह यहाँ क्योंकि ये सरज़मीन थी स्क्वाश लेजेंड्स की। यहाँ पे हाशिम खान थे, यहाँ पे रोशन खान थे, उसके बाद जहांगीर खान, जानशेर खान और कमर जमान, जिन्होंने स्क्वाश की दुनिया में अपना सिक्का जमाया, और हमेशा जब भी स्क्वाश का नाम आता खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर का नाम ज़रूर आता। आज हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियन और स्क्वाश लेजेंड, जिन पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, कमर जमान साहब, और उनसे हम बात करेंगे। कमर जमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बोल को टाइम देने का। एक लेगेसी है आपके 4 फादर्स के अंदर, जैसे मैंने कहा कि स्क्वाश के लेजेंड की सरजमीन है, तो कैसे आपने स्क्वाश कैसे शुरू की, क्यों इस फील्ड के अंदर आए? शुक्रिया शराजी साहब। देखिए, मैं सच बता दूं आपको कि हमारी फैमिली गेम है। जैसे कि आपने ये नाम गिने, हम सब एक दूसरे के, हमारा सबका एक दूसरे के साथ रिश्ता है, ठीक है। मैं बचपन में, जैसे कि मेरे दादा जो थे जैन खान, वो ऑल इंडिया चैम्पियन थे। पाकिस्तान बनने के बाद जब यहाँ ये मूव हुए तो चले गए डिफरेंट। रोशन खान चला गया कराची, हाशिम खान पेशावर में ठहर गया, मेरे दादा चले गए कोयटा। जहाँ जहाँ इनको नौकरियाँ मिली, कोचेस थे, सारे कोचेस थे। तो मेरे वालिद साहब भी कोयटा गए थे, मेरी पैदाइश कोयटा में हुई। मैं स्कूल कॉलेज मैंने कोयटा में किया। उसके बाद मैं तकरीबन, मेरा ख्याल है कि जब व्हेन आई वाज 20 मेरी एज थी, मैं कॉलेज छोड़ करके मैं यहाँ आया। लेस दैन 20 में मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट मैंने कर दिया था। बचपन में खेलता रहा, कोयटा में खेलता रहा, सेल्फ प्रोटेक्ट बहुत करता था।
शौक़ बहुत था खेलने का मेरे को। फटी हुई गेंदों से मैंने स्क्वाश शुरू किया। ये बात कहते हैं ना ये लोग जी फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, मैं भी कहता हूँ फैसिलिटीज़ नहीं है, होनी चाहिए। ऑनेस्टली मैं फटी हुई गेंदों से खेलता रहा हूँ। वालिद साहब की तनख्वाह थी 300 रुपये, हम 11 बहन भाई थे। कहने लगा कमर जमान 60 रुपये की गेंद तू फाड़ेगा महीने में, तो इनको मैं क्या खिलाऊँगा। मैंने कहा बाबा आप मेरे लिए गेंद मत लो, मैं ख़ुद बंदोबस्त करूँ। मतलब ये आप क्या समझते हैं कि ये विल थी जो लेजेंड्स पैदा हुए, फैसिलिटीज़ का इशू नहीं था जैसे कि आप लोग रो रहे हैं। मैं आपको वही बताने लगा हूँ। मैं फटी हुई गेंदें क्लब से जमा करता था, उस पर टेप लगाता था, टेप लगा करके मैं उस गेंद से खेलता था घंटों घंटों। अगर ज़ोर से मारता गेंद फट जाती थी तो मैं स्लो मारता था गेंद को, और घंटों घंटों 4-4 5-5 घंटे। ये मेरे अगर मेरा आप हाथ, ये मेरी उंगलियां आपको नज़र आएंगी, अभी देखिए आप, आज भी मेरी उंगलियां वो खांचा बना है ग्रिप का, सीधी नहीं है ये टेढ़ी है यूँ करके। ये वो है तो मैंने ग्रिप पकड़ी और 4-4 5-5 6 घंटे में खेलता रहा उसके साथ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए एक बेहतर चीज़ साबित होगी। उस छोटी शॉट्स मारने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं दुनिया में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पहली मरतबा 1972 में, मैं प्री क्वालिफाइंग खेला, प्री क्वालिफाइंग के बाद क्वालिफाइंग खेला और मैं वर्ल्ड एमेचर के फाइनल में जाके हारा। मतलब स्ट्रोक मास्टर जो है ना, वो स्ट्रोक मास्टर वैसे नहीं बना। मुझे जब मैं कोर्ट से बाहर निकला तो प्रेस वाले मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मिस्टर जमान हाउ यू हिट द शॉट्स। सोच में पड़ गया, कौन सी शॉट, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन सी शॉट है जब मैं कैसे मारता हूँ। मैं तो वही मारता हूँ जो सब कुछ मारता हूँ। लेकिन उनको जो मेरी शॉट में जो खूबसूरती नज़र आई, जो मैं गेंद छुपा के मारता था, जिसमें मैं झटका देता था, जिसमें मैं हाथ चलाता था, रिस्ट फ्लिक करता था, गेंद मेरी डेड हो जाती थी जा करके, वो मेरी अल्लाह ताला ने वो फटी गेंद से मुझे उसने वो कमांड दी। मुझे मास्टर ऑफ स्ट्रोक का खिताब दिया बरतानिया वालों ने, मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर उन्होंने दी। उसके बाद मतलब है मुझे रैकेट्स, गेंद, बूट्स सब कुछ आया। मुझे मतलब है बस वो कहते हैं ना वो चप्पल फाड़ के जब कुदरत से देना होता है बस मेरा सिलसिला फिर शुरू हो गया। उसके बाद मैंने फिर पीछे नहीं देखा मुड़ करके और मेरी विनिंग जो है फिर सारी दुनिया में फिर शुरू हो गई। कमर भाई क्या समझते हैं ये जो लेगेसी है, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे खेल रहे हैं, पोते पोतियाँ भी खेल रहे हैं, माशाल्लाह आपकी बहू जो है वो भी, मैंने पहले इंटरव्यू किया था उनका, मतलब वो एक बड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी थी। क्या आप लेगेसी कैसे लेके चल रहे हो, कैसे आप समझते हैं आपके बच्चों के अंदर वो पोटेंशियल है? देखिए अगर आप चले, मैं अपने बेटे पे आ जाता हूँ। मंसूर जमान, मनवर जमान, मुनीर जमान, तीनों अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। मंसूर जमान ने एशियन जीती, मंसूर जमान जो है वर्ल्ड नंबर 10 तक आया, लेकिन वहाँ के ब्रेक लग गया, वापस रिवर्स हो गया। टैलेंटेड प्लेयर, दुनिया वाले कहते थे कि मंसूर वर्ल्ड चैम्पियन क्यों नहीं बना। वो पूछते थे, उससे पूछते थे, मुझसे पूछते थे, फेडरेशन से पूछते थे, इतना टैलेंट था उसके अंदर। लेकिन वो जो 6 घंटे 5 घंटे मेहनत करने वाली चीज़ थी वो उसने थी। 2-2.5 घंटे का प्लेयर था वो, उसने मेहनत नहीं की। क्यों नहीं की? उसको लालच दी, उसको डांट लगाई, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, कर नहीं पा रहा था। मतलब हम ये समझते हैं कि जो नई जनरेशन है स्क्वाश में बाकी मामलात के अलावा शायद एक वो स्टेमिना का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे जानशेर का स्टेमिना था, जहांगीर का स्टेमिना था, आपका था, तो अब समझते हैं कि एक लैग ऑफ स्टेमिना है या लैग ऑफ विल है? विल, स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, यहाँ से लूज़ हैं सारे। घंटे 1.5 घंटे के प्लेयर हैं, इनके मैचेस देखें आप तो 15-20 मिनट में 20 मिनट मैच ख़त्म हो जाते हैं। मैंने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, जेफ हंट को मैंने मारा था, 2 घंटे 17 मिनट का मैंने मैच, लॉन्गेस्ट मैच ऑफ द हिस्ट्री मैंने किया था। वो वर्ल्ड चैम्पियन था। 13 साल के बाद मैं टाइटल मुल्क वापस दे करके आया था। तो हम लोग घंटों घंटों खेलते थे। जानशेर की बात करते हैं, जानशेर तो हम 6 बजे ग्राउंड में आते थे, वो 5 बजे आता था। 1 घंटा रनिंग करके अकेले, तो 6 बजे हमको ज्वाइन करता था, हमारे साथ ट्रेनिंग करता था। ये लड़कों में भी चीज़ है ही नहीं। देखिए फैसिलिटीज़, मैंने कहा कि फटी गेंद, अब तो मेरे बेटे के लिए गेंद भी है, रैकेट भी है। मेरे बेटे की तरह और बड़े प्लेयर हैं, फरहान हो गया, आमिर हो गया, ये नासिर है, ये और सारे एक बने बनाए चैम्पियन हैं, लेकिन मेहनत कौन? इसके अलावा आप कमर भाई क्या समझते हैं कि जो लेजेंड्स की सरजमीन है, जानशेर, जहांगीर, कमर जमान पैदा नहीं कर सके लेजेंड्स, तो क्या हुआ? मतलब रीज़न क्या है? आप मतलब फ्रॉम स्क्रैच लेजेंड बने और आज फैसिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल लेजेंड्स नहीं पैदा कर सके हम। जानशेर की भी एक पोजीशन थी जो मेरी पोजीशन थी, जहांगीर भी।
हम लोग सेल्फ मेड, हमने खुद मेहनत की है। जब हम बन गए तो रैकेट भी हमें आना शुरू हो गया, गेंद भी आना शुरू हो गया, नौकरियां भी मिल गई, हमें PI में नौकरी मिल गई, हम तीनों PI में नौकरी जाकर के हो गए, ठीक है। लुक आफ्टर भी हमने किया। अभी इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, फेडरेशन उनके पास है। मैं समझता हूँ कि जितना ज़ोर फेडरेशन लगा रही है, अपना लगा सकती है, वो लगा रही है लड़कों के ऊपर। पेशावर में एकेडमी, इस्लामाबाद में एकेडमी, कराची में एकेडमी, लाहौर एकेडमी बना के कोचेज़ रखे हैं उन्होंने, प्लेयरों को ही बाहर भेजते हैं। लेकिन फेडरेशन तो प्लेयर पैदा नहीं कर सकती। फेडरेशन आपको फैसिलिटीज़ दे सकती है, करना आपने। आप शॉर्टकट मांगते हैं, घंटे में वर्ल्ड चैम्पियन बनना मांगते हैं, 2 महीने में वर्ल्ड चैम्पियन, सालों साल लगते हैं इसके अंदर। आज जहांगीर भी ज़ख्मी है, कमरमान भी ज़ख्मी है, जानशेर भी ज़ख्मी है, उसने गोडे बदले हैं, मैंने हिप्स जॉइंट बदला हुआ है, जहांगीर की बैक ख़त्म है, जय फ्रंट के दोनों गोडे बदली हुए हैं, हिप्स। तो ये आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क देते हैं। 5-6 घंटे स्क्वाश के लिए आपने फिजिकल फिटनेस करनी है, फिर आपने सोना जल्दी है, उठना जल्दी है। आजकल का जो चैम्पियन है तो मोबाइल का वर्ल्ड चैम्पियन है। मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है, बहुत टैलेंट है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में 2 टॉप के प्लेयर सब बड़े अच्छे खेल रहे हैं। एक मेरा पोता है नूर जमान, एक हमजा है जो मेरा भांजा है। अब ये दोनों टॉप के हैं इस वक्त आपके पास, लेकिन वो 5-6 घंटे मेहनत कौन करेगा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? समझते हैं कि पाकिस्तान में है स्क्वाश का फ्यूचर? मैं समझता हूँ शादी साहब कि टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एक नहीं बहुत हमारे पास। अब मेरे पास यहाँ 500 बच्चा खेल रहा है, 500 में मेरे पास कम से कम 25-30 बच्चे ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं। नो डाउट फैसिलिटीज़ नहीं है, रैकेट 35,000 का है, गेंद 700 रुपये का है। मेरे ज़माने में 2 रुपये का था, मैं नहीं खरीद सकता था। 700 रुपये का गेंद है। इस तरह शूज़ हैं। फिर जब आप खेलेंगे, आप जान मारेंगे तो आपको खुराक भी चाहिए, तो गेम कॉस्टली है। इसके लिए आपको ख़र्चा चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए। तो यहाँ स्पॉन्सर क्या, यहाँ तो जो मैं मैच कराता हूँ, मैच के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं है। किसी से मिलना चाहूँ उससे मैं मिल नहीं सकता। तो फिर बताएं आप ये, लेकिन चूँकि मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि एक वर्ल्ड चैम्पियन मैं भी बना सकूँ जिसमें मैं फेल हो रहा हूँ। दुख की बातें बहुत है। कमर जमान साहब से हमारी बातचीत जारी है। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कि कमर जमान साहब ने अपने वक्त में सबसे मुश्किल उनके जो गेम्स थी वो कौन सी थी, उस वक्त क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं, और इस हवाले से हम बातचीत जारी रखेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बोल जमूर में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं स्क्वाश लेजेंड कमर जमान साहब से, और जैसे हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। तो कमर भाई ये बताइएगा कि सबसे मुश्किल मैच आपकी ज़िंदगी का कौन सा था, और आप समझते हो आपके ज़माने में सबसे ज़्यादा मुश्किल प्लेयर कौन सा था? देखें, जब मैं खेल रहा था तो मैं 75 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जिसमें मैं सीडेड 8 था और सीडेड 1 ऑस्ट्रेलियन जय फ्रंट था, फिर सीडेड 2 ननकैरो था, 3 कैनिस्को था, 4th गोगी लाउद्दीन था, हमारा पाकिस्तानी था, हिडी जान था, मैं 8वीं सीट था। जब वो टूर्नामेंट मैंने शुरू किया तो रेक्स बेलरमी ने जय फ्रंट को क्वेश्चन किया कि इफ़ यू डोंट विन द चैम्पियनशिप हु यू सेकंडेड। उसने कहा इफ़ आई डोंट विन कैम ननकैरो विल विन इट। उसने कहा थर्ड कैनिस्को, 4th उसने कहा 4 गोगी लाउद्दीन। तो उसने को सवाल किया उसके ऊपर, व्हाट अबाउट मिस्टर जमान। उसने कहा जमान इज़ ए स्टोकर प्लेयर, वी कैन हैंडल हिम, ये उसने कहा। एंड आई बीट हिम इन क्वार्टर फाइनल्स। 2 घंटे 17 मिनट का मैच मैं खेला हूँ उसके साथ, जो लॉन्गेस्ट तरीन मैच था तारीख़ का उस वक्त तक। बाद में जहांगीर एक और खेल गया, लंबा खेल गया, लेकिन इससे लंबा मैच किसी ने नहीं खेला था। 9-7 इन द 5th गेम उसको मैंने मारा। उसके बाद फाइनल में गोगी लाउद्दीन से खेला, पाकिस्तानी से, और मैं टाइटल जीत करके पाकिस्तान 13 साल के बाद ले आया। टफेस्ट मैच मेरा वो था, क्योंकि एक तो वर्ल्ड चैम्पियन था उस वक्त और वो हारना नहीं चाहता था। मैं यहाँ से गया था बिल्कुल, तो मेरे लिए सबसे टफेस्ट मैच वो था। और सबसे मज़ा भी मुझे इसी मैच का आया। जो सबसे मज़े की बात थी, मैं मैच जीता, मैंने बड़ा इन्जॉय किया उसको। उसके बाद जब फाइनल में जीता, उसके बाद जो नेशनल एंथम बज रहा था, वो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर हो रहा था, तो मैं गैलरी में देख रहा हूँ जो गोरे हैं ना वो खड़े हो गए,
तो मुझे उस वक्त बड़ा मज़ा आ रहा था इनसाइड की यार फीलिंग यार गोरा खड़ा है। हम तो खड़े पाकिस्तानी तो होते लेकिन गोरा यार हमारे तराने पे गोरा खड़ा है और ये मैं नाच जीती होती तो ये गोरे तराना बज रहा होता। ये ऐसी एक यादगार है जो मुझे हमेशा याद रहती है और मुझे बड़ी जीत से ज़्यादा खुशी झंडे की थी, झंडा ऊपर जा रहा है। कमर भाई ये बताइएगा कि हमने 37 साल तक हुक्मरानी की स्क्वाश की जो है दुनिया के अंदर, अब हम बार बार एक ही बात करते हैं कि जी फैसिलिटीज़ हैं, वेल नहीं है। आपके ख्याल से क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिसमें हम समझें कि जिसके ऊपर अगर फोकस करें तो हम दोबारा अपना स्क्वाश में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप शराई साहब मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है कि एक मीडिया वाला, बोल्ड मीडिया वाला मुझसे एक बात कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, इसीलिए पूछ रहे हैं ना मुझसे आप। तो गवर्नमेंट वाला मुझसे क्यों नहीं पूछता? मैंने 20 दफ़ा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए फ़ोन किया, वो नहीं मिलता। तो मैं किसको जाके बताऊँ कि मसला क्या है? देखिए मसला तो आप किसी को बताएंगे ना। अगर बेटा अपने बाप को नहीं बताएगा तो उसके बाप को क्या पता कि मेरे बेटे को चाहिए क्या, व्हाट इज़ हिज नीड। तो ये स्पोर्ट्स का जो बाप है यहाँ पर वो तो हमारा वज़ीर आला है, स्क्वाश का प्लेयर है। लेकिन आपके सामने कभी मुलाकात उससे नहीं हुई, कभी उसने नहीं पूछा हमसे आकर के, कभी नहीं बुलाया हमें। हमने वहाँ जाएंगे, हम तो सलामी करेंगे उसको, अच्छी एडवाइस ही देंगे उसके। लेकिन उसको बजाय मुझसे एडवाइस देने की अगर वो अपने किसी और से पूछता है, अपने डीजी से पूछता है, किसी सेक्रेटरी से पूछता है, स्क्वाश का उनको पता है या मुझे पता है? ये आपके ख्याल से हम पहुँचा देते हैं। आप ये बताइए क्या आपके सजेशंस 3-4 ऐसे हैं कि हम चीज़ें हैं, टैलेंट है, आप जैसे लोग मौजूद हैं, बताने वाले मौजूद हैं, क्या करना चाहिए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को? इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराए जाएँ, फ़ंड दिया जाए लड़कों को। अब लड़के जा रहे हैं, लड़के बाहर जा रहे हैं, रोल रहे हैं, जीत करके आ रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, उस किसी की मर्ज़ी है। मेरी मर्ज़ी है, मैं आपको दे रहा हूँ इनाम, मेरी मर्ज़ी नहीं, मैं आपको इनाम नहीं दे रहा। ये गलत है, ठीक है। मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ खैबर पख्तूनख्वा स्क्वाश का। चेयरमैन को नहीं पता होता, वो मिनिस्टर जो है वो खुद ही बुला करके खुद ही बांट देता है। चाहिए वो मिनिस्टर को, वो बुलाए ना मेरे को, मुझसे पूछे ना कि यार आप यहाँ के चेयरमैन ने बताएं कि ये लड़का जो है कोई 2 नंबर प्लेयर है, उसको भी दे दिया आपने, उसको भी दे दिया आपने। तो हमसे नहीं पूछा किसी ने, हमसे किसी ने नहीं पूछा और मुझे इस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा। ठीक है, मैंने कौन सा कोई जा करके मुझे उस पर मेकिंग मेरी ख्वाहिश है स्क्वाश की, और मैं समझता हूँ कि मेरा सीएम जो है वो स्क्वाश का प्लेयर है। इस वक्त मेरा सीएम स्क्वाश का प्लेयर है, उसको मुझे बुलवाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाता मुझे, ये अल्लाह बेहतर। चले हम गिला करते हैं, गरीब सूबा है, वॉर ऑन टेरर थी, यहाँ पे हालात ख़राब थे, लॉ एंड ऑर्डर था। एक ये क्वेश्चन भी दे देते हैं, स्क्वाश के साथ साथ बाकी खेल, हॉकी और दूसरी चीज़ों की जो है ना वो ज़वाल पजीरी के लिए। लेकिन ये बताएं फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको तो चाहिए वो फेडरल लेवल के ऊपर उन्होंने अभी तक बहुत सारे लेजेंड्स पैदा किए होते हैं, रीज़न क्या है? फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया? मुझे तो नहीं समझता कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई कमाल दिखाया हो अभी तक। क्या कमाल दिखाया फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 करोड़ रुपया देना फेडरेशन के हाथ में दें, तो फेडरेशन पैसे भेजे, लड़के भेजे। उनके पास बस जब बात करते हैं पैसा नहीं है, बात करते हैं पैसा नहीं है। और यार इसने आपको इस खेल में दुनिया में आपको 30 साल तक पैसा रोशन, आपका दुनिया में नाम रोशन किया है। तारीख़ आपकी दुनिया में जाए, एक बंदा बात करता है, गोरा बात करता है आपके लिए। जब आप ये ख़र्चा नहीं करेंगे तो फिर आप ये भी ना करें, ये तो 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग करा करके बोलते हैं जी आप मेडल क्यों नहीं लेकर के आए। वो मेडल आएगा, खर्चा करें, कोचेस को पैसे देने पड़ते हैं। कोचेस आपको, आप 50-30 हज़ार में कोचेस की उम्मीद करते हैं कि आपको बना देगा, ऐसा नहीं होता। बाहर से कोचेस की सोचते हैं जो भी आपसे 10,000 15,000 डॉलर लेगा, लेकिन यहाँ के कोचेस को आप 1 लाख नहीं दे सकते। अगर आपको पर साहब इख्तियार दिया जाए, आप क्या समझते कौन से ऐसे 5 इकदाम आप करेंगे कि हम स्क्वाश की बादशाह दोबारा हासिल कर रहे हैं, हमारे लेजेंड्स दोबारा पैदा होना शुरू हो जाए, हमारी जो कहते हैं कि खोई हुई साख है, क्या होना चाहिए? स्क्वाश कोर्टों की तादाद बढ़ा दूँ, स्क्वाश कोर्ट तादाद बढ़ा दूँ। इवन वहाँ भी ले जाऊँ जो रिमोट एरिया है, वहाँ भी स्क्वाश कोर्ट ले जाऊँ। 50 नहीं बनाऊँगा लेकिन 5-5 कोर्ट, 4 कोर्ट तो बना दूँगा। कोचेस रखूँगा, कोचेस भेजूँगा वहाँ पर, ट्रेनिंग कैंप लगवाऊँगा। ट्रेनिंग कैंप के अंदर उनको रैकेट मिलेगा, उनको गेंद मिलेगा, उनको बूट मिलेगा, उनको खुराक का बंदोबस्त होगा। उनसे पूछा जाएगा
अब उनसे पूछा जाएगा कि आपने हम ये पैसा मैं लगा रहा हूँ कि मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है, उसको मुझे उसका जवाब चाहिए, मैं आप पे लगा रहा हूँ, रिजल्ट चाहिए उसका। देखें वो वक्त ख़त्म हो गया कि आप खुद जो खुद करते थे। मैंने तो खुद ब खुद किया, मुझे तो किसी से नहीं मिला, जहांगीर जान से तो किसी ने नहीं दिया, हमने खुद किया। उसके बाद हमें फैसिलिटीज मिली, नौकरियाँ भी मिली, पैसा भी मिला, सब कुछ मिला। लेकिन जब आप बन रहे होते हैं उस वक्त ज़रूरत है आपको, उस वक्त आपको ज़रूरत है। लेकिन उस वक्त मैंने कहा ना आपको कि बस पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में वो अल्लाह के नाम पे चल रही है, बस अल्लाह के नाम पे चल रही है। अगर तवज्जो है पाकिस्तान की सिर्फ़ और सिर्फ तो वो क्रिकेट के ऊपर है, हॉकी पर भी नहीं है, बास्केटबॉल पे भी नहीं है, कोई तवज्जो नहीं, बस जीत की आए कि नहीं आए। जीत आप किसी से पूछ रहे हैं कि डायरेक्टरेट से कि किसी वॉलीबॉलर को जानता है, वो मुझे जानता भी नहीं होगा, वो जानता भी नहीं होगा, ठीक है ना। बड़ी बातें, लेकिन मुझे अगर मैं अपना मुंह बंद रखूं तो मैं ऐसा बेहतर। तो शुक्रिया कमर साहब, और आपने तो कहा कि मेरा मुंह बंद रहेगा, लेकिन मैं अपना मुंह खोल लेता हूँ। नाजरीन, कमर ज़मान साहब जो हमारे स्क्वाश लेजेंड थे, दुख हमने सुना, कुछ बातें हुई, कुछ ना हुई, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कहीं बोलना नहीं होता मेरे। लेकिन एक बात ज़रूर करनी चाहिए कि शायद इस वक्त जो मीडिया जितना वाइब्रेंट है, जिन चीज़ों को उठाता है, मेरे ख्याल में दुख की बात यह है कि ना तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्क्वाश और दूसरी ऐसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में कोई किरदार अदा कर रही है, ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट अदा कर रही है, ना हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि अपने लिए ये सियासतदान, अपने लिए ये ब्यूरोक्रेट्स मेरे ख्याल में करोड़ों अरबों का वो पेट्रोल भी फूकते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। अब आपने सुना होगा कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस लेजिस्लेशंस करते हैं हमारे लिए मुख्तलिफ असम्बलीज़ के अंदर, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें वो 4-4 गुना ज़्यादा हो गए। तो एक दरख्वास्त यही है कि स्क्वाश जहाँ हम हुक्मरानी करते थे 37-38 साल तक, आज हम बिल्कुल यतीम हो गए। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी विल की ज़रूरत है। दुख वाले लोग मौजूद हैं, एफर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। कमर ज़मान साहब, जहांगीर खान, जानशेर खान और दूसरे लेजेंड वो तैयार हैं। लेकिन एक दरख्वास्त जो हुकूमत है मरकज़ी भी और आपकी जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी स्क्वाश के प्लेयर रहे, उनके वालिद साहब भी रहे। तो मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को एक दफ़ा फिर स्क्वाश का मरकज़ बनाने में प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। बोल जमूर से इस वक्त तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे एक नए इस किस्म के एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।